चलो ठीक है। तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस जहां तक पढ़ लेंगे वहां तक, और क्या मतलब कोई फायदा नहीं, पेपर तो वैसे बन चुका है, पेपर प्रिंट पे हो चुका हूँ अब तक, तो कोई फायदा नहीं अब, है ना। चले तो आप लोगों को इधर देखे आंसर की दे दूं मैं, तो इससे बढ़िया तो पेपर ही मत दो ना, फिर पेपर क्यों दे रहे हो फिर। चलिए कोई बात नहीं, अब इधर बोर्ड पे देखें आप लोग, है ना। चलो अभी बताता हूँ कहां तक आएगा ना, पहले पढ़ लेते हैं एक बार अपन, फिर मैं आपको बता दूंगा कहां तक है। चलो ठीक है, जो तुम बोलो चलो वो दे देंगे। देखो ईएमआई और एसी तो आ ही रहा है, ईएमआई और एसी तो पूरा आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं अपने को। करंट पोर्शन में आप जो बोलो वहां तक दे दो। नहीं देने तो पड़ेंगे ना, क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे। पीएन जंक्शन से पहले का पक्का, उससे भी कम दे दो, उससे भी कम। चलो आप क्या चाहते हो, क्या करो बताओ, आप बताओ। सेमीकंडक्टर मत दो, डन, सेमीकंडक्टर नहीं दे रहा था। चलो सेमीकंडक्टर पूरा ही नहीं दे रहा है इसे एस्टिमेट में, हटाओ। उसके बाद खुश रहेंगे आप लोग, अगर सेमीकंडक्टर पूरा ही ना दो तो खुश हैं आप लोग पक्का। कितने बच्चे खुश है पूरे सेमीकंडक्टर ही ना दो तो। चले अब कोई बात नहीं, पेपर में पता चल जाएगा आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया मैंने। अरे पेपर में पता चल जाएगा। आप इधर देखें आप लोग, इधर देखें। अब बातें बातें करना बंद करो और पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कल क्लास है ना, कल क्लास है। अब क्यों है का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कल क्लास है। नहीं मेरी क्लास आपके बैच में वैसे भी नहीं कल तो मेरे छुट्टी लेने से आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी मेरी क्लास आपके बैच में नहीं है कल, इसलिए मैंने छुट्टी लूंगा तो आपके बैच में तो वैसे भी क्लास नहीं आ रही थी मेरी। चले अब इधर देखें आप लोग। हाँ ये मेरे को भी नहीं पता। अब पहले अपन पढ़ना शुरू करते हैं, बातें बाद में करेंगे हम लोग, पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो सब लोग इधर देखें। देखो पिछली क्लास में पीएन जंक्शन की बाइसिंग हमने पढ़ना शुरू किया था, और पीएन जंक्शन की बाइसिंग में मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि देखें, अब बातें नहीं करनी है आपको। पीएन जंक्शन की बाइसिंग में एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि अपने पास जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है ना, तो पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है इस तरह से। देखो आप, ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बनता है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। और डिप्लीशन रीजन में के अंदर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकने का काम ये करता है, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा था, और आपको पता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो मेजॉरिटी की वजह से होता है, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा था वो डिफ्यूजन रोकने का काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, ठीक है। और ये माइनॉरिटी के मोशन को तो सपोर्ट करता है, बट मेजॉरिटी के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें दो करंट चलती है, एक तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। और जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम होता है तो ये दोनों करंट बराबर रहती है, मतलब जितना डिफ्यूजन करंट होता है उतना ही ड्रिफ्ट करंट इस जंक्शन के अंदर होता है, और नेट करंट हो जाता है इसमें 0। क्लियर है बात। अच्छा फिर आपने इसके साथ बाइसिंग करी थी, मतलब इसके साथ बैटरी को जोड़ा था। बैटरी को जोड़ने के दो तरीके आपके पास थे। पहला तरीका तो आपने क्या करा था कि बैटरी के पॉजिटिव को पी साइड से जोड़ दिया था। तो बैटरी का पॉजिटिव अगर आप पी साइड के साथ जोड़ रहे हो तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर बैटरी का नेगेटिव आप पी साइड के साथ अगर जोड़ रहे हो तो वो कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। अच्छा फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर क्या क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही थी, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा था, इसकी जो विड्थ डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो डिक्रीज हो रही थी, याद है आपको। और फॉरवर्ड बाइस करने से कौन सा करंट बढ़ रहा था, डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा था। इक्विलिब्रियम में दोनों करंट बराबर थे। जब आप फॉरवर्ड बाइस कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाएगा तो जो डिफ्यूजन था उसकी रेट बढ़ जाएगी।
तो डिफ्यूजन की रेट अगर बढ़ जाएगी तो आई ड्रिफ्ट और डाई डिफ्यूजन दोनों बराबर नहीं रहेंगे, डिफ्यूजन की रेट ड्रिफ्ट से ज्यादा रहेगी, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा रहेगी, तो नेट करंट का फ्लो होगा ड्यू टू मेजोरिटी और डायरेक्शन रहेगी उसकी पी से एन। और मैंने करंट का ऑर्डर भी आपको लिखाया था, करंट का जो ऑर्डर रहता है वो मिली एम्पेयर ऑर्डर में रहता है, याद है? अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने ये भी बोला था कि फॉरवर्ड बायस करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 की पावर 2 ओम ऑर्डर के अंदर हो जाता है, मतलब 100 ओम ऑर्डर में जंक्शन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ये बात अपन ने करी थी। उसके बाद फिर अपन ने रिवर्स बायस के अंदर ये बात करी थी कि देखो जब आप जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं ना, तो रिवर्स बायस करने से क्या होता है कि बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटरनल फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो इंटरनल फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाती है। इंटरनल फील्ड की स्ट्रेंथ अगर और ज्यादा हो गई तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी और ज्यादा हो जाता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ने से जो डिफ्यूजन की रेट थी वो और भी कम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पर तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर रेट से हो रहे थे और रिवर्स बायस करने पर डिफ्यूजन की रेट ड्रिफ्ट की रेट से कम रह गई। अब नेट करंट जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो नेट करंट का फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी और डायरेक्शन होती है उसकी एन टू पी। क्लियर है? करंट का ऑर्डर काफी कम होता है। सिलिकॉन जंक्शन के लिए नैनो एम्पेयर में करंट होती है और जर्मेनियम के जंक्शन में ये करंट माइक्रो एम्पेयर के अंदर होती है। क्लियर है बात? साथ ही साथ ये भी बताया था कि जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और जंक्शन के रेजिस्टेंस का ऑर्डर मिलियन ओम के अंदर पहुंच जाता है, 10 की पावर 6 ओम ऑर्डर के अंदर रेजिस्टेंस पहुंच जाता है जंक्शन का। ये बात अपन ने करी थी। ठीक है, चलिए अब और भी पॉइंट्स पर अब इसमें डिस्कशन करना है अपने को फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर। देखो अब एक चीज आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पी और एन साइड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है अपन उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल बताया था मैंने 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के केस में बैरियर पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 0.3 वोल्ट है। पता है आपको? तो आप इस बात को इससे समझे लॉजिकली कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पी और एन साइड के बीच एक बैरियर पोटेंशियल बन गया और सिलिकॉन का अगर ये जंक्शन है तो ये बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0.7 वोल्ट का एक पहाड़ बन गया यहाँ पर, ऐसे समझ सकते हैं कि 0.7 वोल्ट का एक पहाड़ बन गया। खाना अच्छा दिया था क्या आज मैथ्स वालों ने? पहली क्लास में नहीं। तो यहाँ पर जो है पी और एन के बीच में क्या हो गया, एक 0.7 वोल्ट का पहाड़ बन गया। और ये पहाड़ क्या काम कर रहा है बताओ यहाँ पर? ये पहाड़, ध्यान नहीं है तुम लोगों का, ये पहाड़ क्या काम कर रहा है बताओ यहाँ पर? ये पहाड़ जो है वो मेजोरिटी के फ्लो को अपोज कर रहा है। ये पहाड़ की वजह से मेजोरिटी का फ्लो क्या अपोज हो रहा है? तो ये पहाड़ जो है ये पी साइड के होल्स को तो एन में आने से रोक रहा है और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पी में जाने से रोक रहा है। इस पहाड़ की वजह से ये चार्ज कैरियर्स का फ्लो बाउंड हो रखा है, चार्ज कैरियर्स का फ्लो जो है वो अपोज हो रखा है। यस और नो? अब आपने क्या करना, ध्यान से समझना, इस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, एक बैटरी लगा दी। सपोज करिए कि ये बैटरी 0.1 वोल्ट की है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 0.1 वोल्ट की। अच्छा, जब आप बैटरी लगाते हो ना फॉरवर्ड बायस में, तो एक बात बताओ, ये बैटरी इस बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, नलायक को बताओ ना, ये बैटरी बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। बैरियर पोटेंशियल पहले कितना वोल्ट था, 0.7 वोल्ट। आपने 0.1 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो बैरियर कितना रह गया, 0.6 वोल्ट रह गया, है ना? 0.1 वोल्ट डिक्रीज हो गया ना। तो जो नया बैरियर बनेगा वो क्या 0.6 वोल्ट का बनेगा? तो बैरियर अब पहले से क्या हो गया, कम। और बैरियर पहले से कम हो गया तो चार्ज कैरियर्स का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बोला मामला क्लियर है? अगर मान लीजिए आपने ये वोल्टेज अगर 0.2 लगा दिया, तो आपने अगर ये वोल्टेज 0.2 लगा दिया तो ये पहाड़ और कम हो जाएगा। पहले तो 0.7 था, अब 0.2 की बैटरी आपने लगा दी तो ये पहाड़ आपका कितना रह जाएगा, 0.5 वोल्ट का ये पहाड़ आपका रह जाएगा। बोलो क्लियर है? और जब तक ये पहाड़ रहेगा तब तक चार्ज कैरियर के मोशन में बैरियर रहेगा, मतलब तब तक चार्ज कैरियर इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चार्ज कैरियर्स को अगर इजीली फ्लो करवाना है तो मुझे इस पहाड़ को जीरो करना पड़ेगा। और कॉमन सेंस लगाओ, बताओ इस पहाड़ को अगर जीरो करना है ना तो कितने वोल्ट लगाऊं, 0.7 वोल्ट लगाऊं। अच्छा, 0.7 वोल्ट लगाने के बाद ये पहाड़ के जीरो हो जाएगा, ये जो बैरियर बना था ये बैरियर पूरा ही हट जाएगा। और जब बैरियर पूरा हट जाएगा तो अब चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। और चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो बताइए चार्ज कैरियर्स क्या इजीली मूव करेंगे, डिफ्यूजन अब क्या इजीली होगा? तो जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस जंक्शन का करंट बहुत तेजी से बढ़ता है और एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जंक्शन का करंट। तो बताइए कब तक इस जंक्शन में करंट बहुत कम मिलेगा आपको? जब तक आप वोल्टेज 0.7 से नीचे रखोगे तब तक तो बहुत स्मॉल करंट आपको जंक्शन से मिलेगा, बहुत ज्यादा करंट आपको जंक्शन में फ्लो करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप 0.7 वोल्ट लगा दोगे तो बताओ ऐसा क्या होगा, 0.7 वोल्ट लगाते हैं
ये जो पहाड़ था ये हट गया, जो पहाड़ बना हुआ था जो चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को रोक के बैठा था, वो पहाड़ ही जब हट जाएगा तो पहाड़ हटने के बाद बोलो कि डिफ्यूजन बहुत इजीली होगा, और डिफ्यूजन बहुत इजीली होगा तो आपको इजीली करंट इस जंक्शन से मिलने लग जाएगा। तो जब तक 0.7 वोल्ट नहीं लगाते तब तक जंक्शन में बहुत कम करंट फ्लो होता है। 0.7 वोल्ट लगाने के बाद में जंक्शन इजीली करंट को अलाउ करना शुरू कर देता है। क्या मामला क्लियर है? अच्छा, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिलिकॉन के लिए, अगर यही एग्जांपल मैं जर्मेनियम का लेता तो ये जो 0.7 वोल्ट वाली बात है ये 0.3 वोल्ट पर आ जाती। तो जर्मेनियम जंक्शन के लिए वोल्टेज कितना हो जाता? 0.3 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखो हमने क्या करा, इस एक्सिस पे ले लिया करंट और इस एक्सिस पे ले लिया वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस के लिए मैं आई और वी के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। आई और वी के बीच में जो बनने वाला ग्राफ है इसको अपन बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? आईवी कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल सा मतलब ये है कि आप आई और वी के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो दो बार मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक बार तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन के लिए और एक बार रिवर्स बायस जंक्शन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन फॉरवर्ड बायस जंक्शन के लिए। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन में जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पेयर ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पर जो करंट है उसका ऑर्डर बोलो क्या दिखाओगे? मिली एम्पेयर ऑर्डर में जो है आप करंट को दिखाओगे। तो फॉरवर्ड बायस में करंट का ऑर्डर रहता है मिली एम्पेयर के अंदर। बोलो क्लियर है? अच्छा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट शुरू में तो कम बढ़ता है, और कब तक कम बढ़ता है? जब तक बैरियर नहीं हट जाता तब तक तो करंट काफी कम बढ़ता है, और बैरियर हटने के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसमें जो ग्राफ मिलता है ना आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देखो इस तरह से मिलता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। बोलो क्लियर है? सिलिकॉन के लिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलिकॉन के लिए ये जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? 0.7 वोल्ट। अच्छा, इस वोल्टेज को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इसको बोला, ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। मतलब नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद में फॉरवर्ड बायस में तेजी से करंट बढ़ता है। सिलिकॉन के केस में वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट। देखो 0.7 वोल्ट के पहले करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, बहुत स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है, और 0.7 वोल्ट के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है फॉरवर्ड बायस में। कैसे बढ़ता है ये करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्या मामला क्लियर है? जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना रहता है? 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट के पहले तो बहुत स्मॉल करंट जंक्शन में रहेगा, और जैसे 0.3 आपने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया उसके बाद करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग जाएगा। और क्यों इंक्रीज होने लग जाएगा इसका रीजन समझ में आया? मतलब ये वो वोल्टेज है जो पहाड़ को हटाने के लिए रिक्वायर्ड है। सिलिकॉन के केस में कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में कितना चाहिए? 0.3 वोल्ट। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, फॉरवर्ड बायस में जो करंट की इक्वेशन होती है ना, फॉरवर्ड बायस में जो करंट की इक्वेशन होती है, करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर QV अपॉन KT माइनस 1। ये फॉरवर्ड बायस में करंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, जहां पर ये आई नॉट जो होता है, इस आई नॉट को कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस आई नॉट का नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई नॉट का नाम होता है ये। ठीक है। अच्छा, अगर फॉरवर्ड बायस की अगर अपन बात करें तो देखो फॉरवर्ड बायस में ये जो ई की पावर QV अपॉन KT वाली जो टर्म होती है ना, ये 1 से बहुत बड़ी टर्म होती है। मैथमेटिकली प्रोसेस करने पर आता है, फिर अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना। ये फॉरवर्ड बायस में करंट की इक्वेशन होती है, और ये जो ई की पावर QV अपॉन KT वाली जो टर्म होती है ये 1 से बहुत लार्ज होती है। और अगर ये टर्म अगर 1 से बहुत लार्ज है तो अपन 1 को इग्नोर कर सकते हैं, और 1 को अगर अपन इग्नोर कर सकते हैं तो बोलो आई की अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट ई की पावर QV अपॉन KT। आई की अप्रोक्स वैल्यू ये लिख सकता हूँ, और इस रिलेशन के आधार पर मैं लिख सकता हूँ, अगर आई और वी का अगर रिलेशन देखूंगा मैं तो आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर वी। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट एक्सपोनेंशियली इसके साथ में बढ़ने लगता है। अब ये बात मैंने आपको थ्योरेटिकली भी समझा दी, और ये बात मैथमेटिकली भी आगे देखो। थ्योरेटिकली कैसे समझा ये बात मैंने? करंट तेजी से बढ़ेगा, भाई एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा कि किसी और फॉर्म में बढ़ेगा, ये बात तो मैथमेटिकली बता सकता हूँ, लेकिन ये बात तो थ्योरेटिकली भी अपन समझ सकते हैं ना कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी समझा ना ये बात मैंने? देखो 0.7 वोल्ट का बैरियर है, 0.7 वोल्ट का पहाड़ है, अगर ये जंक्शन सिलिकॉन से बना हुआ है तो जब तक आप फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट नहीं लगा देते तब तक तो ये पहाड़ प्रेजेंट रहेगा, पहाड़ हट नहीं पाएगा, और जब तक पहाड़ नहीं हट पाएगा तब तक चार्ज कैरियर्स का फ्लो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, तो बहुत ही कम करंट आपको मिलने वाली। और जैसे आपने 0.7 वोल्ट लगा दिया तो 0.7 वोल्ट लगाने से पहाड़ आपका हट जाएगा, और पहाड़ हटने के बाद बोलो क्या होगा? पहाड़ हटने के बाद क्या होगा? करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, और वो किस फॉर्म में बढ़ेगी? मैथमेटिकली बता दिया मैंने, करंट बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। क्या क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है?
तो ये तो फॉरवर्ड बायस में आई हुई कैरेक्टरिस्टिक हो गई। हाँ बोल बेटा। नहीं नहीं, उसके बाद में बैरियर हटने के बाद एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, पहले नहीं होता। ठीक है ना, चलो हो गया बेटा ये बात। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, चलो अब अपन रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस की बात करते हैं, एक बार सब लोग इधर देखना, रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे ये जंक्शन अपने पास फिर से वही जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, सिलिकॉन का बना हुआ मान लो जंक्शन को मैं, तो सिलिकॉन का बना हुआ जंक्शन है, तो पहाड़ कितने वोल्ट का है बोलो? 0.7 वोल्ट का। अब आपको जंक्शन रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करने का मतलब होता है कि पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है आपकी बार, है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी बार इस पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देता हूँ और एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ। जैसे मैं जंक्शन को रिवर्स बायस करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वोल्टेज लगाया सपोज 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट लगाने से बोलो क्या होगा, बैरियर बढ़ेगा घटेगा? बोलो बोलो, सब बता रखा है पिछली क्लास में। 0.1 वोल्ट लगाने पर नया बैरियर कितना होगा? 0.6 होगा कि 0.8 होगा? रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है ना, बैरियर हाइट बढ़ती है, तो बोलो जो नया बैरियर होगा वो 0.7 प्लस 0.1 मतलब 0.8 वोल्ट। अच्छा, पहले पहाड़ 0.7 वोल्ट का था, रिवर्स बायस करते हैं आपका पहाड़ और ऊंचा हो गया, पहाड़ आपका हो गया 0.8 वोल्ट का। तो बताइए अब जो डिफ्यूजन था वो पहले जितना होगा कि पहले से कम होगा? डिफ्यूजन पहले से कम होगा। बोलो क्या डिफ्यूजन की रेट और भी कम हो जाएगी? और डिफ्यूजन की रेट अगर कम हो जाएगी इसका मतलब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट अब बराबर नहीं रह पाएंगे। अब ड्रिफ्ट जो है डिफ्यूजन से क्या है, ज्यादा, और ड्रिफ्ट अगर डिफ्यूजन से ज्यादा है तो नेट करंट का फ्लो होगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, एन टू पी। और चूंकि रिवर्स बायस के अंदर करंट का जो फ्लो रहा है वो माइनॉरिटी की वजह से हो रहा है, और माइनॉरिटी का नंबर तो कम होता ही है, तो माइनॉरिटी का नंबर कम होता है तो करंट आपको लार्ज मिलेगी, बहुत स्मॉल मिलेगी। तो रिवर्स बायस में जो करंट आपको मिलती है वो नैनो या माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर की मिलती है। अगर सिलिकॉन से बना जंक्शन है तो आपको करंट मिलेगी नैनो एम्पेयर में, और जर्मेनियम से बना जंक्शन है तो करंट आपको माइक्रो एम्पेयर के अंदर मिलेगी। क्या मामला क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और देखो। अच्छा, रिवर्स बायस के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करता है, तो वोल्टेज जब आप चेंज करते हैं ना, यहाँ पर ये वोल्टेज चेंज करते हैं, तो वोल्टेज चेंज करने से केवल पहाड़ चेंज होता ही है। क्या चेंज हो रहा है? पहाड़। तो ये जो पहाड़ चेंज हो रहा है मतलब पहाड़ ग्रो करता जा रहा है, ये जो बैरियर हाइट है ये बढ़ती जा रही है। तो इसके बढ़ने से आपको पता है कि डिफ्यूजन की रेट पर असर आएगा, डिफ्यूजन की रेट बहुत कम होती होती जाएगी, यस और नो। और ड्रिफ्ट को तो ये सपोर्ट कर रहा है पहाड़, ये पहाड़ किसको सपोर्ट कर रहा है? ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट करने वाले जो चार्ज कैरियर्स है वो माइनॉरिटी, यस और नो। और माइनॉरिटी का नंबर कम है कि ज्यादा है? माइनॉरिटी का नंबर कम है, तो ये पहाड़ कितना भी बढ़ ले माइनॉरिटी करंट पर ज्यादा असर नहीं डाल सकता, क्योंकि चार्ज कैरियर्स का नंबर ही बहुत कम है ना। तो रिवर्स बायस में करंट पर वोल्टेज का कोई ज्यादा असर नहीं आता है, रिवर्स बायस में करंट पर वोल्टेज का कोई ज्यादा असर नहीं आता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब अपन रिवर्स बायस में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। चेंज तो होता है करंट, लेकिन करंट में जो चेंज आता है वो बहुत स्मॉल चेंज आता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो कौन करवा रहा है? माइनॉरिटी। और थोड़े से चार्ज की कितना ज्यादा चेंज ला देंगे करंट के अंदर, तो रिवर्स बायस में करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट फ्लो करती है। रिवर्स बायस का जो करंट है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। देखो फॉरवर्ड बायस का करंट तो वोल्टेज के एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रिवर्स बायस का करंट है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो अब अपन रिवर्स बायस में ग्राफ बनाते हैं आई और बी के बीच में। देखो रिवर्स बायस में जब अपन आई और बी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो देखो सबसे पहली बात, फॉरवर्ड बायस में जब आपने ग्राफ बनाया था तो पी को पॉजिटिव से जोड़ा था और वोल्टेज को पॉजिटिव एक्सिस पे दिखाया था। अब की बार आप पी को नेगेटिव से जोड़ रहे हो ना, पी को किससे जोड़ रहे हो? तो वोल्टेज को अपन नेगेटिव एक्सिस पे दिखाएंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, फॉरवर्ड बायस में जो करंट आपको मिल रहा था वो पी टू एन मिल रहा था, रिवर्स बायस में करंट एन टू पी मिल रहा है। तो जो रिवर्स बायस में अपन ग्राफ बनाएंगे उसमें करंट को इसे नीचे की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि पी टू एन में करंट को आपने ऊपर दिखा दिया तो एन टू पी डायरेक्शन के करंट को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। तो रिवर्स बायस में जो करंट है वो आई, और ये करंट नैनो या माइक्रो के अंदर होता है, तो जैसे मैंने माइक्रो में दिखा दी। तो देखो जो रिवर्स बायस में है ना, वो रिवर्स बायस के अंदर ऐसा ग्राफ आपको मिलता है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज चेंज करने पर भी करंट में कोई ज्यादा चेंज आ रहा है क्या? वोल्टेज चेंज करने से भी करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा फ्लो कर रहा है। तो रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है बताओ? करंट चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि करंट को फ्लो कौन करवा रहा है? माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का नंबर तो कम है ना, तो ये करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पाते। जबकि फॉरवर्ड बायस में कौन करंट फ्लो करवा रहे थे? तो मेजोरिटी का फ्लो अचानक से बढ़ेगा तो करंट अचानक से बढ़ेगा। यहाँ पर तो माइनॉरिटी का नंबर तो फिक्स है, वो तो कोई चेंज हो नहीं रहा। यस और नो? क्या बात समझ में आ रही है आपको?
तो रिवर्स बायस में वोल्टेज चेंज करने पर भी करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है। ये जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट है इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा देखो, तो ध्यान से सुने आप लोग। तो रिवर्स बायस से जब अपन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज करने से बोलो क्या होता है? रिवर्स बायस में जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो बोलो क्या होता है? रिवर्स बायस में जब अपन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज करती रहती है या कांस्टेंट रहती है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है कि कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर रिवर्स बायस के अंदर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, अगर लार्ज वैल्यू तक ले जाते हैं ना, रिवर्स बायस के अंदर अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, अगर लार्ज वैल्यू तक ले जाते हैं तो ये करंट सडनली बढ़ जाती है। वोल्टेज की लार्ज वैल्यू पर ये करंट सडनली बढ़ जाती है, और जिस वोल्टेज पर ये करंट रिवर्स बायस में सडनली इंक्रीज होती है उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोला जाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। और अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो सिलिकॉन के लिए जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज की अगर अपन बात करें सिलिकॉन के केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है 35 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है 25 वोल्ट। सिलिकॉन के केस में 35 वोल्ट ब्रेकडाउन होता है और जर्मेनियम के केस में 25 वोल्ट ब्रेकडाउन होता है। मतलब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिलिकॉन का जंक्शन रिवर्स बायस कर दिया। आपने किसका जंक्शन? सिलिकॉन का जंक्शन रिवर्स बायस कर दिया, और आप रिवर्स बायस में उसका वोल्टेज चेंज कर रहे हो। रिवर्स बायस में आप उसका वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप उसका वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज इंक्रीज करने पर भी करंट में कोई चेंज नहीं आता, करंट कांस्टेंट रहता है, बिकॉज करंट माइनॉरिटी की वजह से फ्लो कर रहा है। किसकी वजह से? लेकिन सिलिकॉन के केस में अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करके अगर 35 वोल्ट तक ले जाओगे ना, 35 वोल्ट से पहले तक तो करंट बहुत स्मॉल मिलेगा और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा करंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप रिवर्स बायस के अंदर इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए 35 वोल्ट तक ले गए, तो जैसे इस रिवर्स बायस में आप वोल्टेज को 35 वोल्ट अप्लाई करोगे ना, तो ये करंट अचानक से बढ़ जाएगा। जो करंट माइक्रो के अंदर फ्लो कर रहा था वो करंट अचानक से मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब माइक्रो एम्पेयर के अंदर फ्लो करने वाला करंट किस में हो जाएगा? मिली एम्पेयर के अंदर हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायस में करंट सडनली बढ़ जाता है, जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायस में करंट सडनली बढ़ जाता है, उस वोल्टेज को रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट होता है। मतलब ऐसे समझो कि 35 वोल्ट के पहले तो सिलिकॉन के अंदर माइक्रो एम्पेयर का करंट चलता है। जैसे 35 वोल्ट लगा दोगे ना तो ये माइक्रो का करंट मिली में कन्वर्ट हो जाता है। जर्मेनियम के लिए क्या होता है? रिवर्स बायस में 25 वोल्ट के पहले तक तो ये करंट किस में चलता है? माइक्रो में। और जैसे आपने इसको 25 वोल्ट लगा दिया तो ये करंट माइक्रो से किस में बदल जाता है? मिली के अंदर बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में आएगा अपने, तब बताऊंगा। इसी चैप्टर के अंदर आएगा, बाद में ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग से डिटेल में समझेंगे अपन इस बात को। तो आप तो ऐसे समझो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक तो रिवर्स बायस में करंट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर अचानक से करंट बढ़ जाता है, और क्यों बढ़ता है इसका रीजन बाद में बताऊंगा आपको मैं। क्लियर है बात? और देखो रिवर्स बायस में जो करंट की इक्वेशन होती है ना, रिवर्स बायस में जो करंट की इक्वेशन होती है, करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस ऑफ QV अपॉन में KT माइनस 1। ये रिवर्स बायस में करंट की इक्वेशन होती है। और जो ये वाली टर्म होती है ना e की पावर माइनस QV अपॉन KT, ये टर्म 1 से बहुत छोटी रहती है। जैसे e की पावर QV बाई KT 1 से बहुत बड़ी टर्म है ना, वैसे e की पावर माइनस QV बाई KT 1 से बहुत छोटी टर्म है। और ये अगर 1 से बहुत छोटी टर्म है तो क्या करोगे आप? किसको? 1 को कि इस टर्म को? इस टर्म को आप नेगलेक्ट मान लोगे। उस टर्म को अगर आप नेगलेक्ट मान लोगे तो बोलो I नियरली इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। तो देखो रिवर्स बायस में कांस्टेंट करंट आपको मिल रहा है। मैथमेटिकली बता दिया, रिवर्स बायस में मिलने वाला करंट ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। और फॉरवर्ड बायस में जो करंट आपको मिलता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है वोल्टेज के साथ में। क्या क्लियर है? तो अगला पॉइंट ऐड कर दो, IV कैरेक्टरिस्टिक। और IV कैरेक्टरिस्टिक को लिख के ये फॉरवर्ड में लिख दो और ये रिवर्स में लिख दो आप। हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, तो करंट तो रहता है ना, बहुत कम रहता है, क्योंकि जब तक नी वोल्टेज नहीं हट जाता तब तक डिफ्यूजन की रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो डिफ्यूजन की रेट अगर ऑलमोस्ट ड्रिफ्ट के बराबर ही है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा करंट है ना। लार्ज करंट कब मिलेगा फॉरवर्ड में? जब डिफ्यूजन की रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी ड्रिफ्ट से। और वो कब होगी? जब आप अप्लाइड वोल्टेज को नी वोल्टेज से एक्सेट करवा दोगे, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की रेट ऑलमोस्ट बराबर सी है। चलो कितना टाइम चाहिए इसको लिखने में?
वेरी गुड। तो आपको 3 मिनट मिलते हैं, जितना लिख सको लिख देना, फटाफट से लिखो इसको, जितना लिख सको लिख दो इसको। देखो 3 मिनट में जितना लिख पाओगे उतना ठीक है, फिर आगे पढ़ाना शुरू करूंगा अब इसको मैं। चले अब बोर्ड पे देखें आप सब लोग, अब ध्यान से सुने, अब बोर्ड पे देखें सब लोग। देखो ये एक कोई पीएन जंक्शन है जिसके फॉरवर्ड बायस में आई और बी के बीच में ग्राफ अपने को दे रखा है। कोई पीएन जंक्शन है जिसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक अपने को ड्रॉ करके दे रखी है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आई और बी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें आपसे पूछिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दो, दोनों बातें लिखाता हूं फिर। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो पहले आप, लिखें graph represents IV characteristic, graph represents IV characteristic of PN junction diode, graph represents IV characteristic of
PN junction diode in forward bias. Graph represents IV characteristic of PN junction diode in forward bias. In forward bias. Calculate. दो बातें कैलकुलेट करनी है इसमें. फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस. और दूसरा कैलकुलेट करना है इसमें रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 0.4 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 0.4 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 0.4 वोल्ट. देखो अब पेन नीचे रखो पहले, तो इस क्वेश्चन को सिखाना है मेरे को आपको. अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है V अपॉन I. V और I का रेशो R तो होता है ना. अच्छा लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डायोड होते हैं ना वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. मतलब इनका जो वोल्टेज होता है ना वो रेजिस्टेंस के साथ में, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वोल्टेज के साथ में चेंज होता है. देखो आप लोग इधर देखो, ये जो ग्राफ है ना ये क्या बता रहा है आपको. देखो जब आपने वोल्टेज 0.2 वोल्ट लगाया ना तो करंट आपको 30 मिली एम्पियर मिली, और जब आपने वोल्टेज को 0.4 कर दिया तो करंट आपको 40 मिली एम्पियर मिली. तो अगर आप इस डेटा के हिसाब से, अगर इस V और इस I के हिसाब से अगर आप R कैलकुलेट करते हो ना, जैसे अगर आप 0.2 वोल्ट पर अगर R कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 30 मिली एम्पियर अपॉन में 0.2 वोल्ट. तो ये 15 ओम के आसपास आएगा शायद. कितना आएगा? 15 ओम आ जाएगा. और अगर आप इस वाले डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, जैसे कि 40 मिली एम्पियर अपॉन में 0.4 वोल्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हो तो ये 10 ओम आ जाएगा. तो देखो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वोल्टेज के साथ चेंज करता है. ऐसा कंडक्टर में नहीं होता, ऐसा कंडक्टर के अंदर नहीं होता. ये प्रॉपर्टी होती है डायोड के अंदर. देखो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि 5 ओम का, एक 5 ओम का मेरे पास एक रेजिस्टेंस है. अगर इसको मैं 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ूंगा तो भी ये 5 ओम रहेगा, और 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ता हूं तो भी ये 5 ओम ही रहेगा. मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ वेरी नहीं करता, लेकिन डायोड का रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ वेरी करता है. इसलिए अपन इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है इसका. क्या होता है इसका? तो जब भी आपसे डायोड का अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछे, अगर जैसे मान लीजिए, इधर ध्यान से सुनो, दो बातें पूछी मैंने आपसे. एक बात तो पूछी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस बताओ, और दूसरी बात पूछी कि 0.4 वोल्ट पर रेजिस्टेंस बताओ. अगर 0.4 वोल्ट पर रेजिस्टेंस आपसे पूछे है ना, तो आर का मतलब तो वही V अपॉन I होता है. तो आर को यहाँ पर V को कितना लोगे? 0.4 वोल्ट. और 0.4 वोल्ट पर कितना करंट है वो लोगे I की जगह. तो V को तो लोगे 0.4 और I को लोगे कितना? 40 मिली. तो 10 ओम आ जाएगा. यस और नो? लेकिन अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है? डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा है. तो जब भी डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड का अगर पूछे ना, इधर देखो ध्यान से आप लोग, जब भी डायनेमिक रेजिस्टेंस आपसे पूछे तो देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस में अपन क्या करते हैं, ध्यान से देख लो आप एक बार. डायनेमिक रेजिस्टेंस के अंदर अपन फॉर्मूला लगाते हैं, V अपॉन I नहीं लगाते, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I. ये फॉर्मूला लगाकर अपन डायनेमिक रेजिस्टेंस को निकालते हैं. ठीक है ना? वोल्टेज की रेंज अपॉन करंट की रेंज, ऐसे करने से डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलता है. अगर किसी पर्टिकुलर V और पर्टिकुलर I की वैल्यू रखते हो ना तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर रेजिस्टेंस आता है. लेकिन अगर वोल्टेज की रेंज अपॉन करंट की रेंज अगर आप यहाँ पर रखते हो तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आता है. तो बोलो पहला वाला सवाल क्या पूछ रहा था आपसे? तो वोल्टेज की रेंज कितनी है बोलो? 0.2 से 0.4. तो यहाँ पर डेल्टा V जो हो जाएगा वो 0.4 माइनस 0.2 वोल्ट. बोलो ये हो जाएगा. अच्छा उसके बाद में बोलो डेल्टा I आपको निकालना है. बोलो डेल्टा I कितना हो जाएगा? बोलो 40 माइनस 30 मिली एम्पियर. यही होगा ना? आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम. डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओम. देखो सही तो सोल्व करें ना, चेक कर लो एक बार. मैथमेटिक्स में आप लोग एक्सपर्ट होते हो ना. सोल्व करने के बाद का फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं मैं. तो मिली को छोड़ दो, तुम तो फाइनल आंसर की बात करो. मिली को रख दो 10 की पावर -3, उसके बाद की पूछ रहा हूं मैं. तो पता नहीं सही है कि गलत है? नींद उड़ गई अब? सही है गलत है बताओ? सही है पक्का? श्योर आप लोग? चलो इधर देखो. अच्छा ये तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आ गया. अच्छा दूसरा क्या पूछा है? रेजिस्टेंस एट 0.4 वोल्ट. रेजिस्टेंस एट 0.4 वोल्ट. तो बताओ अगर 0.4 वोल्ट का रेजिस्टेंस अगर पूछा है तो बताओ क्या करोगे? V अपॉन I लगाना है. V को क्या रखना है? 0.4 वोल्ट.
और करंट को रखना है 40 मिली एम्पियर। तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये 10 ओम आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? लिख दो फिर, नहीं है तो। कुछ डाउट आउट के लेकर बातें हो रही है, मेरे से पूछ लो। फिर छुट्टियों की प्लानिंग हो रही है, क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या करेंगे छुट्टियों में? घर जा रहे हो तुम लोग? कितने बच्चे जा रहे हैं घर पे छुट्टियों में? उल्टा पूछते हैं, कितने बच्चे घर नहीं जा रहे हैं? अच्छा, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे पे? घर वाले बुला ही नहीं रहे मेरे को। वही ठीक हो तुम लोग, मतलब कोटा में ही ठीक हो, वो नहीं चाहते कि तुम आए घर पे। ठीक है, क्या हुआ? एक, अच्छा पिछली दिवाली पे गए थे इसका मतलब, उसके बाद अब जा रहे हो, उसके बीच में नहीं गए? अब ये जो बीच में ब्रेक हुआ था 1 महीने का, उसमें भी नहीं गए थे घर पे? कोई बात नहीं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। बैरियर पोटेंशियल, क्वेश्चन है बैरियर पोटेंशियल ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन, बैरियर पोटेंशियल ऑफ unbiased PN junction, barrier potential of unbiased PN junction is 0.2 volt. Barrier potential of unbiased PN junction is 0.2 volt. What minimum kinetic energy? What minimum kinetic energy of an electron? What minimum kinetic energy of an electron? What minimum kinetic energy of an electron should have to diffuse from N to P side, to diffuse from N to P side if करके 3 कंडीशन लिखे आप इसमें। फर्स्ट है जंक्शन इज अनबायस्ड, जंक्शन इज अनबायस्ड। सेकंड है जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस विद 0.1 वोल्ट, जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस विद 0.1 वोल्ट। और थर्ड है जंक्शन इज रिवर्स बायस विद 0.1 वोल्ट, जंक्शन इज रिवर्स बायस विद 0.1 वोल्ट। चले, और बोर्ड पे देखना है आपको। चलिए अब एक बार बोर्ड पे देखें सब लोग, आप लोग। अच्छा, आप सब लोग ध्यान से सुने और पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, और अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड पे देख लें आप सब लोग इसको, है ना? क्या तैयार है क्या आप सब लोग? चलिए बोर्ड पे देखें आप सब लोग, पूरा ध्यान पूरा फोकस आपका बोर्ड की ओर होना चाहिए। इधर देखिए बेटा सब लोग। देखो, ये अपने पास एक पीएन जंक्शन मान लो, ये पीएन जंक्शन है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो एक डिप्लेशन लेयर बनती है, ये डिप्लेशन लेयर बन गई, ये पी साइड है और ये एन साइड है। अच्छा, और इस डिप्लेशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिप्लेशन रीजन के अंदर, जिसकी डायरेक्शन क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? एन टू पी। तो देखो आपने एन टू पी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है? पी और एन रीजन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? और इस क्वेश्चन ने बोल रखा है कि बैरियर पोटेंशियल कितना है? 0.2 वोल्ट। इसका मतलब ऐसे समझो कि पी और एन के बीच में एक पहाड़ बन गया इस तरह से,
एक पहाड़ बन गया, और ये जो पहाड़ है ना, बोलो कितने वोल्ट का है? 0.2 वोल्ट का एक पहाड़ बन गया यहाँ पर, ठीक है। और आप एक इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज कराना चाहते हैं एन से पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज कराना चाहते हैं आप एन से पी की तरफ। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होना है, अच्छा इलेक्ट्रॉन एन साइड में क्या मेजोरिटी है ना, और आपको पता है कि जो पहाड़ बनता है ना, ये पहाड़ क्या काम करता है? मेजोरिटी को अपोज करता है और माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन को एन से पी की तरफ डिफ्यूज कराना चाहते हैं, मतलब अगर आप मेजोरिटी को अगर एन से पी की तरफ लाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो पहाड़ बना हुआ है इसको पार करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को ये पहाड़ अगर पार करना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस पहाड़ को पार ही नहीं कर पाएगा। तो तीन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन में जंक्शन को अनबायस्ड मानना है, सेकंड कंडीशन में 0.1 वोल्ट से फॉरवर्ड बायस मानना है, और थर्ड कंडीशन में 0.1 वोल्ट से रिवर्स बायस मानना है। बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ, इस केस में जो ये पहाड़ होगा, जो बैरियर होगा, बताइए इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल बोलो कितना है? यहाँ पर इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल बोलो कितना है इस केस में? 0.2 वोल्ट का इफेक्टिव बैरियर है यहाँ पर। बोलो मानते हो? अच्छा, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में बोलो क्या होगा? बताओ, खुद कॉमन सेंस से बताओ। आप फॉरवर्ड बायस करने से बोलो क्या होगा? आपने इस पीएन जंक्शन को 0.1 वोल्ट की बैटरी से आपने क्या कर रखा है? इसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है। बताइए 0.1 वोल्ट की बैटरी से अगर फॉरवर्ड बायस कर रखा है ना, तो आप ही बताइए इफेक्टिव बैरियर कितना होगा? इफेक्टिव बैरियर बोलो, वी नॉट इफेक्टिव जो होगा, बोलो वो कितना होगा? 0.2 पहले था और 0.1 माइनस होके बोलो क्या 0.1 वोल्ट बैरियर रह जाएगा? तो अब की बार जो इफेक्टिव बैरियर होगा वो 0.1 वोल्ट का होगा। मतलब इस केस में ये जो पहाड़ होगा ना, ये जो पहाड़ होगा, ये 0.1 वोल्ट का पहाड़ है यहाँ पर। ये जो पहाड़ है वो 0.1 वोल्ट का है। इफेक्टिव जो पहाड़ है, इफेक्टिव जो बैरियर है वो 0.1 वोल्ट का है। थर्ड वाले केस में देखें आप लोग। अच्छा बोलो, थर्ड वाले केस में क्या कर रखा है आपने? थर्ड वाले केस में आपने इसी पीएन जंक्शन को क्या रिवर्स बायस कर रखा है? देखो ये पीएन जंक्शन है, इसको आपने इस तरह से रिवर्स बायस कर रखा है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 0.1 वोल्ट की बैटरी से। तो बताइए इफेक्टिव बैरियर बोलो कितना होगा? इफेक्टिव बैरियर जो होगा वो 0.2 तो पहले से था, 0.1 और ऐड होगा, और 0.3 वोल्ट का नेट इफेक्टिव बैरियर हो जाएगा। मतलब इस केस में जो पहाड़ है ना, यहाँ पर इस केस में जो पहाड़ है, बोलो ये जो पहाड़ है, इफेक्टिव जो बैरियर है, बोलो वो कितने वोल्ट का है? 0.3 वोल्ट का। मतलब ये अपना सवाल हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात। देखो जब जंक्शन अनबायस्ड है तो ये पहाड़ 0.2 वोल्ट का है। फॉरवर्ड बायस में पहाड़ कम हो जाएगा, 0.2 का पहले से था, 0.1 की बैटरी आपने लगा दी तो फॉरवर्ड बायस में पहाड़ कम होता है, तो 0.2 में से 0.1 कम होकर 0.1 का पहाड़ रह जाएगा। ठीक है, तो बैरियर है 0.1 का। और रिवर्स वाले केस में पहाड़ और ज्यादा बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाता है। 0.2 का पहले से ही था, 0.1 आपने और बढ़ा दिया, तो नया बैरियर कितना हो जाएगा? 0.3। अब इलेक्ट्रॉन को तीनों केस में ये पहाड़ पार करके एन से पी की तरफ आना है। तीनों केस में इलेक्ट्रॉन को ये पहाड़ पार करके कहां से कहां आना है? एन से पी आना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं पढ़ा K इज इक्वल टू क्यू डेल्टा पी? तो बताइए क्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बताओ फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.2 वोल्ट। तो क्या एनर्जी जूल में आएगी? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के दे सकते हो क्या? कितने बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के दे सकते हैं? बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो डिवाइड किससे कर दो? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या ये कट गया? और आंसर आ गया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे भी पता है, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो काइनेटिक एनर्जी 0.1, सॉरी 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.2 वोल्ट। तो बताइए क्या इस केस में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा सकते हो? कितने बच्चे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा देंगे पहाड़ पार करने के लिए? बोलो कितनी होगी? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा कितने बच्चे इसमें बिना कैलकुलेशन डायरेक्टली लिखा देंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? बोलो कितनी? इस केस में जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या 0.1 वोल्ट की रिक्वायर्ड है? और इस केस में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो 0.3 0.3 क्या कर 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? लिख दो बेटा इसको।
हाँ बोल। नहीं, आवाज तो आई थी इधर से, कौन कुछ तो बोल रहा है। ये बोल रही है क्या? क्या बोल रही है? मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं बताओ, तुम लोग वहीं पहुंच जाओगे नहीं तो। क्या डाउट पूछने होगे घर पे? हो गया? चले, अब आप बोर्ड की तरफ देख लें सब लोग। अब एक बार लिखना बंद करो और बोर्ड की तरफ देखना बस आपको थोड़ी देर। तैयार है सब लोग? ठीक है, अब बोर्ड की तरफ देखिएगा सब लोग। देखो ये मेरे पास एक पीएन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन बोल लो या पीएन डायोड हो गया, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये पीएन डायोड का या पीएन जंक्शन का सिंबल होता है। और आप जानते हैं कि ये पी साइड है और ये एन साइड है। अच्छा, जब मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा, जब मैं इसकी बाइसिंग करूंगा, तो मान लेते हैं कि बैटरी से जोड़ने के बाद ये जो पी टर्मिनल है ना, इसका इसका पोटेंशियल मान लीजिए कि वीपी है, और एन टर्मिनल का पोटेंशियल मान लीजिए कि वीएन है। और मुझे ये जानना है कि यार ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस्ड, ठीक है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर पी को मैंने पॉजिटिव साइड से जोड़ा है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है तो फॉरवर्ड होता है, पी को अगर बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है तो रिवर्स होता है। यही होता है ना? तो आपको क्या करना है कि ये पीएन जंक्शन है, इसके पी टर्मिनल का पोटेंशियल वीपी है और एन टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? वीएन। तो आप एक काम करो, इसके पी का और एन टर्मिनल का पोटेंशियल आप कंपेयर करो। अगर पी की तरफ हायर पोटेंशियल है एन की कंपैरिजन में, तो बताओ फॉरवर्ड होगा रिवर्स होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो देखो, अगर पी की तरफ पोटेंशियल एन से ज्यादा है ना, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और अगर पी का पोटेंशियल अगर एन के पोटेंशियल से कम है तो ये रिवर्स बाइस्ड होगा। और अगर बताइए पी का और एन का पोटेंशियल अगर बराबर है तो ये अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड पीएन जंक्शन। क्लियर है बात? लिख दो। अब एक काम करता हूं, मैं कुछ डायग्राम बना के आपसे पूछूंगा कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड है, कौन सा जंक्शन रिवर्स है। रुको आप लोग, इधर देखो। मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख के और इन एग्जांपल्स में बस ये पूछूंगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस्ड। क्लियर है? बोर्ड पे देखिएगा। और इस पर भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ डायग्राम बना के देता है एग्जामिनर और ये पूछता है यार ये बताओ कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। क्या बता पाएंगे? एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी फिर आपसे पूछूंगा। इधर देखो आप एक बार बोर्ड पे। जैसे मान लो ये तो आपके पास एक पीएन जंक्शन हो गया, और सपोज करें कि ये पी साइड है और ये एन साइड है। मान लीजिए कि पी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट और एन का पोटेंशियल है मान लीजिए कि 1 वोल्ट। क्या बता सकते हैं कि फॉरवर्ड या रिवर्स? कितने बच्चे बता सकते हैं फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? बताओ क्या है? श्योर है आप लोग? कैसे पता चला? आपने देखा कि पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से ज्यादा है, और पी का पोटेंशियल अगर एन के पोटेंशियल से ज्यादा है तो ये जंक्शन क्या हो गया बेटा? फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अच्छा, और भी देखें आप लोग एक बार। ये पी साइड, ये एन साइड।
अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए कि -4 वोल्ट है। अब आप बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स? पक्का? चलो कितने बच्चे मानते हैं कि जंक्शन रिवर्स बायस्ड है? कितने बच्चे मानते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड है? कितने बच्चे मानते हैं कि अनबायस्ड है? फॉरवर्ड और रिवर्स चेक करने के लिए क्या करना होता है? आपको एन साइड और पी साइड का पोटेंशियल कंपेयर करना होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन किसका होता है? अर्थिंग का। और अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल को लेना है 0। इसका मतलब इधर तो 0 वोल्ट और इधर -4 वोल्ट। तो अगर आप पी साइड की तरफ देखोगे तो पोटेंशियल क्या माइनस में -4 वोल्ट है। तो एन की तरफ हायर पोटेंशियल है, पी की तरफ? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पी की तरफ पोटेंशियल एन से लोअर है। तो पी का पोटेंशियल अगर एन से लोअर है, इसका मतलब हो गया कि जंक्शन आपका रिवर्स बायस्ड। तो ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो एक और डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसका आंसर आपको बोलना नहीं है, ठीक है ना। मैं वोटिंग कराऊंगा, उसमें आपको हाथ खड़ा करना है बस। और एक बात और बता दूं, आप जो भी आंसर दें एक ही बार में देंगे, अपना आंसर बाद में चेंज मत कर लेना। जो भी आंसर दें सोच समझ के देना, एक ही बार में आंसर देना, बाद में आंसर चेंज नहीं करना है आपको। आपस में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आपको बस फॉरवर्ड और रिवर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बायस्ड है। जब वोटिंग करने को बोलो तब बताना, अभी नहीं बताना किसी को भी। हाँ बेटा ये मोबाइल अगर हो गया हो खत्म तो इधर देख लें थोड़ी देर अपन। पूरी क्लास मोबाइल ही चलाया तूने, क्या करा अभी तक? तो 1 घंटे से ऐसा कौन सा बिजी काम कर रही है? इम्पोर्टेंट है कुछ? वो कहाँ गई आज? छुट्टी? बताओ कितने लोग बता सकते हैं? बताओ फॉरवर्ड या है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? कितने लोग बता पा रहे हैं? चलो पहला ऑप्शन है अनबायस्ड। अनबायस्ड के सपोर्ट में हाथ खड़े करो, अनबायस्ड के सपोर्ट में। सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस्ड। थर्ड ऑप्शन है रिवर्स बायस्ड। देखो अच्छा पहले तो बस इतना बता दो यार, फॉरवर्ड और रिवर्स को पहचानते कैसे? पी का और एन का पोटेंशियल कंपेयर करके पहचानते हैं। अगर पी का पोटेंशियल एन से ज्यादा है तो फॉरवर्ड है, और पी का अगर एन से कम है तो रिवर्स है। यही होता है। और दोनों तरफ का बराबर है तो फिर वो अनबायस्ड है। यही होता है ना। चलो एक एक बार बोर्ड पे देखो, पेन नीचे रखो पहले, आप एक बार बोर्ड पे देख लो पहले। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बता दो कि जहां पर ये अर्थिंग वाला सिंबल रहता है ना, वहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पे बता रखा है मैंने। ये सिंबल अर्थिंग करने का होता है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल तो क्या लेना है? 0 वोल्ट। तो देख बेटा यहाँ का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो गया। इसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बैटरी 2 वोल्ट की, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल +2 वोल्ट। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है मैंने आपको। अच्छा यहाँ का अच्छा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। यहाँ का -4। ये देखो ये सब इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है मैंने आपको। बता बेटा ये पोटेंशियल कितना हुआ? +2। और ये पोटेंशियल कितना हुआ? -4। देखो पी साइड का पोटेंशियल तो +2 और एन साइड का पोटेंशियल आ गया -4। बताओ +2 ज्यादा कि -4 ज्यादा? +2 वोल्ट ज्यादा है -4 वोल्ट से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से ज्यादा है। तो ये जो जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन होगा। कैसा जंक्शन होगा? फॉरवर्ड बायस। क्लियर है मामला? लिख दो बेटा इसको।
लिख दिया आपने? चले बेटा बोर्ड पे देखें सब लोग। चलिए बेटा बोर्ड पे देखेंगे सब लोग अब, ठीक है ना। देखो अब बात अपन कर रहे हैं आइडियल डायोड के बारे में। आइडियल डायोड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब पूरा फोकस पूरा अटेंशन आपका बोर्ड की ओर होना चाहिए भैया, है ना। इसको ध्यान से समझ लेना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आइडियल डायोड के ऊपर, है ना। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, बेसिकली सर्किट वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो पहले ध्यान से समझ लेना, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अपन ने ये देखा था कि जब आप किसी डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, तो फॉरवर्ड बायस करने से डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 100 ओम ऑर्डर में होता है ना। और रिवर्स बायस करने से रेजिस्टेंस उनका हाई हो जाता है, मिलियन ओम के अंदर हो जाता है, याद है। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है 100 ओम ऑर्डर में, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होता है उसका मिलियन ओम के ऑर्डर में, यही होता है। तो आइडियल केस में, अच्छा फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो होता है कि हाई होता है? लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है ना। और रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस इसका होता है। तो आइडियल केस में अपन ये मान सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, लो वैल्यू को अपन जीरो मान सकते हैं आइडियल केस के अंदर। और रिवर्स बायस के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल केस में उसको अपन इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो आइडियल डायोड की अगर अपन बात करेंगे तो याद रखना, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, आइडियल डायोड के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो आइडियल डायोड के केस में रेजिस्टेंस को जीरो मानना है, फॉरवर्ड बायस के केस में। और आइडियल डायोड के केस में रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस क्या मानना है, इनफाइनाइट। और याद करो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता रखा है, पहले भी बहुत बार काम कर रखा है हमने, कि जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्लेन वायर। क्या होता है? इसका मतलब जब भी कोई आइडियल डायोड आपको फॉरवर्ड बायस पे दिखेगा ना, रेजिस्टेंस जीरो मानना है। और रेजिस्टेंस जीरो मानने का मतलब है डायोड को प्लेन वायर कर देना है। डायोड को क्या बना दो, प्लेन वायर बना दो। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन वायर। क्या बोलते हैं? तो जहां पर भी डायोड आपको रिवर्स बायस में दिखे, आइडियल डायोड आपको रिवर्स बायस में दिखे, तो आप उसको ओपन कर दो। फॉरवर्ड बायस में दिखे तो उसको प्लेन वायर कर दो, और रिवर्स बायस में दिखे तो आप उसको ओपन कर दो। क्लियर है? तो देखो ये डायोड अपने पास है, अगर मान लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में दिखेगा ना आपको, तो फॉरवर्ड बायस में बोलो क्या करोगे आप इसको, फॉरवर्ड बायस में आप इसको प्लेन वायर बना दो। और फॉरवर्ड बायस में प्लेन वायर बनाने का मतलब रेजिस्टेंस कितना, जीरो। और बताओ प्लेन वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। ये सब सिखा रखा है मैंने। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अच्छा रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। तो डायोड की जगह रेजिस्टेंस क्या दिखा दो, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट। क्या होता है बेटा, ओपन सर्किट। क्लियर है? इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उससे बात और भी क्लियर होगी। ध्यान से समझना आप लोग, है ना। पूरा फोकस इधर रखना आप अपना। जैसे मान लीजिए एक सर्किट में आपको देता हूं, और उस सर्किट में तीन चीजें मैं पूछ रहा हूं आपसे, आई कितना है, आई वन कितना है, और आई टू कितना है। ये तीन बातें पूछी है मैंने आपसे, आई, आई वन और आई टू। डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको, ना। देखो देखो ये सर्किट आपको दे रखा है, और ये करंट आई है, ये करंट आई वन है, और ये वाली करंट जो है वो आई टू। ये तीन चीजें पूछी आपसे सर्किट में, एक तो आई कितना है, आई वन कितना है, और आई टू कितना है। तीन चीजें पूछिए। देखो पहला क्वेश्चन है, आपको सोल्व नहीं करना है ना, मैं सोल्व करूंगा। ध्यान से समझना। देखो जब भी किसी सर्किट में डायोड आता है ना, तो सबसे पहला काम होता है डायोड की बाइसिंग को चेक करना है। और डायोड के बारे में अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो डायोड को अपन आइडियल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और आइडियल डायोड की ये देखते हैं कि यार क्या बाइसिंग है पहले तो। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग उसकी दिख रही है तो रेजिस्टेंस को जीरो करना है, मतलब डायोड को प्लेन वायर बनाना है। अगर रिवर्स बायस है डायोड है, तो रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस को क्या करना है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब उसको ओपन करना है।
तो आपके सर्किट में जितने भी डायोड है, 1 2 3 4 5, जितने भी डायोड आपके सर्किट में है, सबसे पहले तो हर एक डायोड की आपको बाइसिंग आइडेंटिफाई करनी है, और बाइसिंग आइडेंटिफाई करके ये देखना है कि यार इसको प्लेन वायर करना है कि इसको ओपन वायर करना, मतलब इसको ओपन सर्किट करना है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले तो आप में से कितने बच्चे डायोड की बाइसिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताओ यहाँ पर कितने बच्चे डायोड्स की बाइसिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हो बताना बेटा। ये वाला डायोड कौन सा बाइस्ड है, पक्का मान लो। तो ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड है, और ये वाला रिवर्स है। तो आपने जो फॉरवर्ड था उसको तो प्लेन वायर बनाना है, और जो रिवर्स था उसको ओपन सर्किट बनाना है। तो ध्यान से सुनना, अब सारी कलाकारी सर्किट में मत करना, दूसरा डायग्राम बना के फिर उसमें दिमाग लगाना है ना। तो आपको तो सिर्फ यहाँ से आइडेंटिफाई करना था कि कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स। अभी स्पीड नहीं बढ़ानी, अभी काम एक्यूरेसी पे करना है अपने को ना। तो देखो ये डायोड फॉरवर्ड है, उसको क्या करना है, प्लेन वायर। तो ये वाला डायोड तो आपने प्लेन वायर बना दिया, देखो। अच्छा बोलो ये क्या था, रिवर्स। तो रिवर्स था तो इसको ओपन सर्किट कर देना है, तो इसको ओपन सर्किट कर देना है, और ये बाकी सर्किट एज इट इज बना दिया आपने। बस डायोड को ही प्लेन वायर या ओपन सर्किट करना है। तो जो भी डायोड थे उनको प्लेन या ओपन सर्किट वॉट एवर जो होना था वो आपने कर दिया। देखो ये हो गया। ठीक है। अच्छा ये करंट क्या थी बेटा, आई, ये करंट I1, और ये करंट I2। ठीक है भाई। अब आगे कौन इसको सोल्व कर सकता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। तो सबसे पहले बात बताओ, ये ब्रांच ओपन है ना, ओपन ब्रांच में करंट जाता है नहीं जाता, ओपन ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होता, क्लोज पाथ में करंट का फ्लो होता है। तो पहली बात तो I1 तो कितना हो गया, 0। उसके बाद अगर आप देखेंगे बैटरी से करंट निकलेगा ना, करंट इधर जाएगा, इधर तो जाने से रहा, करंट इधर जाके और ये करंट ऐसे फ्लो के वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा। अच्छा इसमें करंट जा रहा है क्या, तो ये 4 ओम तो आर इक्विवेलेंट में कंसिडर ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है मैंने आपको, वही रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट में कंसिडर होते हैं जिनमें करंट का फ्लो होता है। तो 4 ओम में करंट नहीं जा रहा, तो ये आर इक्विवेलेंट में कंसिडर नहीं होगा। अच्छा एक और बात, ये जो आई है क्या वही I2 भी है ना, ये आई किसके बराबर है, I2 के बराबर। तो यहाँ से बोलो आई को और I2 को बराबर कर दें, और इसकी वैल्यू लिखनी है तो आई बराबर होता है V अपॉन आर। बताओ इस लूप में V कितना है, 5 वोल्ट, आर कितना लेंगे, 3 और 2, क्या दोनों सीरीज में ना, तो टोटल 5 ओम, तो 3 + 2 ओम। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बोलो करंट कितनी, 1 एम्पियर। हाँ कितने बच्चों के बात समझ में आ गई, किसी को डाउट इसमें नहीं है? और भी क्वेश्चन दे दो ऐसे, खुद से सोल्व करके दिखाओगे आप? ठीक है। और आपस में डिस्कस मत करना बेटा आंसर को ना, आपके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वही लेके आना बस।
कितनी बातें करोगे तुम लोग? बोलना नहीं था, आंसर बोलना नहीं है आपस में, डिस्कस भी नहीं करना है। इस वाले की बात कर रहा हूँ ना? हाँ, ये कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया पहले तो बताओ? आंसर इज वन, वन और टू। वोटिंग कर लेते हैं। यस, कितने कितने बच्चों का 1 एम्पियर, कितने बच्चों का 2 एम्पियर? 2 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। अब पेन नीचे रखो पहले तो आप अपना, पहले तो पेन नीचे रखो। देखो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक गलतियां हैं वो कर रहे हैं आप यहाँ पर। कोई बात नहीं, पेन नीचे रख दो। अच्छा बताओ, जब भी सर्किट में डायोड लगा होता है तो क्या करना होता है? ये बातें बार बार बोलोगे ना तो आपको अपने आप ही रास्ता मिलेगा आगे क्या करना है, इसलिए बार बार बोलवा रहा हूँ मैं आपसे। बताओ, जब भी सर्किट में डायोड होता है तो क्या करना होता है? हाँ बोलो बोलो, आप खुद से बोलो इन बातों को। सर्किट में डायोड होता है तो सबसे पहले बाइसिंग चेक होती है ना? चलो, कितने बच्चों को डायोड की बाइसिंग पहचान नहीं आती है बताना जरा। यस, ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? क्या ये वाला डायोड, क्या बोलो, फॉरवर्ड बाइस्ड है ना? और फॉरवर्ड बाइस्ड हो तो ये डायोड क्या करेगा? प्लेन वायर। आप इस डायोड को प्लेन वायर बना देंगे? तो देख बेटा, ये डायोड आप प्लेन वायर बना देंगे तो इधर देखो आप सब लोग एक बार, तो ये डायोड जो है आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। इधर देखो आप, ये डायोड तो प्लेन वायर बना दिया आपने, बाकी सर्किट एज इट इज बना दिया। देखो आपने बाकी सर्किट एज इट इज बना दिया। देखो बेटा आप लोग, ये तो कितना है 4 ओम, ये भी कितना है 4 ओम, और ये कितना है 8 वोल्ट। और ये करंट मैंने आपसे पूछी, आई मतलब ये करंट पूछी आपसे। बोलो क्लियर है? अब पेन नीचे रखो पहले तो आप लोग, पेन बिल्कुल नीचे रख दो और बोर्ड पे देख लो। अब इधर देखो, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे ना तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस पर करंट ही नहीं जा रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड का पोटेंशियल अगर सेम आ जाता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी में बताया था आपको। कितने बच्चों को याद है ये बात? अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर होता है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। इधर देखें आप लोग एक बार, पहले बोर्ड पे देख लें, अच्छे से सीख ले। पहले गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से नहीं करनी है। अच्छा मान लो ये पोटेंशियल सपोज V मान लो, ये V है तो ये भी V। प्लेन वायर पर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। ये V है तो ये भी V, ये भी V, ये भी V और ये भी V। इस 4 ओम के दोनों एंड्स का पोटेंशियल V और V। तो बताइए क्या 4 ओम के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो गया? तो 4 ओम में करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो आप इसको हटा सकते हैं सर्किट से। तो देखो करंट का फ्लो कैसा होगा सर्किट में वो जान लो आप। बैटरी से करंट निकलेगी, उसके बाद ये करंट यहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, इस पाथ में करंट जानी नहीं है, तो करंट इस पाथ में फ्लो करते हुए ये वापस से बैटरी में आ जाएगी। अरे यही होगा। तो बताइए, अगर आपको आई लिखना है तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। V को तो क्या लोगे बेटा? 8 वोल्ट, और R को कितना लोगे? 4 ओम। तो करंट आपके पास आएगी 2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। तो करंट 2 एम्पियर।
क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गया पहले तो बताओ, कितनों को कंफ्यूजन है? दोबारा समझना है तो बोल दो इसमें। दोबारा समझना है कोई स्टेप को? नहीं समझना? चलो ये वाला सोल्व करके दो, इस वाले को सोल्व कर दो फटाफट से। बताओ बेटा। हाँ, कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया बोलो इस वाले सवाल का? आई कितना रहा है? I1, I2। हाँ, इसका आंसर 505 कितने बच्चों का है? 505 का मतलब I तो 5, I1 0 और I2 5। 505 कितने बच्चों का आंसर है इसका? I1 और I2 की वैल्यू 5, 0 और 5। ये कितने कितना मतलब ये वैल्यू कितने बच्चों की आ रही है बताओ? 5, 0 और 5। इससे डिफरेंट आ रही हो तो बताओ। 5, 5, 0, 5, 0, 0। हाँ, 5, 0, 0 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है इसमें? 5, 0, 0। चलो अब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। अब इधर देखो आप, पहले तो पेन को नीचे रखें आप, और पूरा फोकस पूरा टेंशन आप अपना बोर्ड की तरफ रख दे। पेन नीचे रख दो पहले। अब इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो इस सर्किट में डायोड आपको दिख रहा है क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, अब पेन मत चलाओ बेटा, बोर्ड पे देख लो। सबसे पहले तो बताओ, सर्किट में जब डायोड होता है तो क्या करना होता है? बार बार बोलो इस बात को ताकि अपनों को एक प्रोसीजर पता चले। सबसे पहले क्या करना होता है? बाइसिंग चेक करनी होती है। कितने बच्चे बाइसिंग पहचान पा रहे हैं बताओ इस डायोड में, इस सर्किट में डायोड की बाइसिंग पहचान पा रहे हैं? कितने बच्चों को समझ में आ गया कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है? बताओ, ये वाला डायोड क्या है? बहुत बढ़िया, ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस्ड। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब कोई डायोड अगर फॉरवर्ड है तो उसको प्लेन वायर करते हैं ना, रिवर्स को ओपन सर्किट करते हैं। यहाँ पर तो दोनों फॉरवर्ड है तो दोनों को प्लेन वायर कर देंगे। तो ये सर्किट दोबारा बनाना है आपको। इधर देखो पहले, ये सर्किट दोबारा बनाना है और दोनों डायोड को आपको प्लेन वायर करना है। देखो आप, दोनों डायोड को आपको क्या करना है? प्लेन वायर। तो देखो ये दोनों डायोड को आपने इस तरह से प्लेन वायर बना दिया, इस तरह से। बोलो ये कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। ये कितना है? 2 ओम। ये कितना है? 5 ओम। और ये कितना है? 4 ओम। अच्छा, ये करंट क्या थी? आई। ये करंट क्या थी? I2। और ये करंट क्या थी? I1। ये दे रखा था आपको। चलो बताओ, अब ये सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। ये क्वेश्चन अब सेमीकंडक्टर का नहीं है। सेमीकंडक्टर का तो केवल यहीं तक था जब तक आपने डायोड की बाइसिंग चेक करी ना, वहीं सेमीकंडक्टर का काम खत्म हो गया। अब ये सवाल आगे किसका हो गया बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। अब ये सर्किट सोल्व करना आता है आपको? कितने बच्चे सोल्व कर सकते हैं बताओ इस सर्किट को? आराम से करे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर देखें, सबसे पहले तो बोलो 4 ओम तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। अगर आप देखोगे जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा, तो ये 4 ओम तो बेकार हो गया, इसमें तो कोई करंट जाने से रही। नहीं समझे? अरे 4 ओम तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर ये सर्किट दोबारा फिर से बनाओ। ये सर्किट फिर से दोबारा बनाओ, तो दोबारा बनाएंगे तो देखो ये सर्किट ऐसा बनेगा। ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। देखो ये सर्किट हो गया। ये कितना है? 2 ओम। ये कितना है बेटा? 5 ओम। ये कितना है आपके पास? I2। ये कितना है? I1। और ये कितना है? I। और यहाँ पर वोल्टेज है 10 वोल्ट। ये हो गया। अब बोर्ड पे देख लो बेटा सब लोग, अब पूरा फोकस पूरा टेंशन बोर्ड पे। अच्छा एक बात बताना, कि ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? कौन सा शॉर्ट सर्किट हो गया? 5 ओम। जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल इस दूसरे एंड का भी है, तो ये 5 ओम भी शॉर्ट सर्किट हो गया। बोलो इसमें करंट जाएगी नहीं जाएगी?
5 ओम में करंट नहीं जाने वाली, और 5 ओम में करंट अगर नहीं जाने वाली है तो बोलो I2 बराबर कितना, 0। अब इस सर्किट में कैसे करंट का फ्लो होगा जरा वो भी समझ लो आप। बैटरी से करंट निकलेगी, वो करंट इधर गई, इधर गई, इधर नहीं जाएगी, ये करंट पूरा इधर जाके वापस आ जाएगी। तो बोलो I बराबर क्या हो गया, I और I1 दोनों बराबर हो गए ना, और I और I1 दोनों बराबर हो गए, तो बोलो I बराबर क्या हो गया, I1। और इस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस रह गया 2, तो I हो जाएगा आपका 10/2, मतलब कितना, 5 एम्पीयर। ये लीजिए, तो 550 आंसर है इसका। 505 भी नहीं था इसका आंसर, 500 भी नहीं था, 550 आंसर था इसका। समझ गए बात को। इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ियां कर रहे हो आप लोग। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे बना दिया मैंने, वो सोल्व कर दो। कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया इसका, क्या आंसर है, 48 ओम। हाँ भाई, कितने बच्चों का आंसर 48 ओम है। चलिए अब टाइम ओवर, बोर्ड पे देखें आप लोग। एक बार बोर्ड पे देखेंगे बेटा, सब लोग बातें नहीं करना है, बोर्ड पे देखेंगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो इस सर्किट में डायोड दिख रहा है आपको, सबसे पहला काम, बार बार बोलो आप इस बात को, तभी जाके प्रोसीजर समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या, बाइसिंग चेक करना। बता सकते हैं फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। अच्छा ये तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड है तो क्या करना है इसका, इसको प्लेन वायर करना। तो देखो इसको प्लेन वायर करते हैं सबसे पहले तो देखो ये जो डायोड आपको दिख रहा है ना, इसको प्लेन वायर कर दो पहले तो आप। ये जो डायोड आपको दिख रहा है इसको प्लेन वायर कर दो। देखो आप ये प्लेन वायर कर दिया डायोड को आपने, बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं करना, बस डायोड को प्लेन वायर करना है आपको ना। देखो ये सर्किट हो गया बेटा आपका। अब ध्यान से समझना, बोर्ड पे देखे बेटा सब लोग, आप एक बार सब लोग बोर्ड पे देखें। अच्छा बताओ, अगर ये पोटेंशियल अगर V है ना, तो ये भी प्लेन वायर पर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, ये भी और ये भी V। बताओ इस 16 ओम के दोनों एंड्स V और V ना, ये 16 ओम में करंट नहीं जा रहा, खत्म। इस वाले 16 ओम के दोनों एंड्स भी V और V, तो इसमें भी करंट नहीं जा रहा। अब इन दोनों को हटा के सर्किट दोबारा बना दो, इन दोनों 16 ओम को हटा के सर्किट दोबारा बना दो। तो देखो ये सर्किट जब आप दोबारा बनाएंगे ना, तो ये सर्किट ऐसा बनेगा आपके पास, ये बन गया सर्किट, ये 6 वोल्ट, ये R, और ये करंट होगी 1/8 एम्पियर। सिंपल सा सर्किट हो गया। अब तो R अगर निकालना है तो R का मतलब होता है V अपॉन I। R का मतलब क्या होता है, V अपॉन I। तो V तो हो गया 1/6, V तो हो गया 6 वोल्ट, और I हो गया 1/8 एम्पियर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 48 ओम आ जाएगा। ये आंसर आ गया। कितने बच्चों के बात समझ में आगे बताओ, श्योर, कंफर्म। चलो देखो, अभी तक बात अपनी हो रही थी आइडियल डायोड के बारे में।
चलो अब अपन बात करेंगे रियल डायोड के बारे में, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे आप सब लोग। अब अपन बात किसके बारे में करेंगे? रियल डायोड के बारे में। रियल डायोड का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास जो डायोड है, आपके पास में जो डायोड है, जैसे एक रियल डायोड है, मान लो ये क्या है, एक रियल डायोड। तो रियल डायोड या तो सिलिकॉन का होगा या फिर जर्मेनियम का होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर रियल डायोड है और अगर वो रिवर्स बायस में है तो उसको भी ओपन सर्किट करना है। रियल डायोड है और रियल डायोड अगर रिवर्स बायस में तो क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। अच्छा, अगर फॉरवर्ड बायस में तो उसको शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब प्लेन वायर करना है। जो आइडियल में कर रहे हैं तो वही इसमें करना है, लेकिन एक छोटा सा अंतर ये रहेगा, अगर आपके पास में डायोड अगर सिलिकॉन का बना है ना, डायोड अगर सिलिकॉन का बना है और मान लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में, या तो डायोड आपके पास सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा। तो देखो, सिलिकॉन का जो डायोड होता है उसके अंदर इसका बैरियर पोटेंशियल कंसिडर करना है आपको, मतलब इसका पार्ट कंसिडर करना है। बताओ, सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, यही होता है ना। इसका मतलब अगर सिलिकॉन का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में ना, तो आपको उसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। सिलिकॉन का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसके अक्रॉस आपको 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करना पड़ेगा, और जर्मेनियम का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसका रीजन आप जानते ही हो। आपको पता है कि अगर 0.7 वोल्ट इसका बैरियर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में करंट तो अलाउ कर देगा, लेकिन ये करंट तब अलाउ करना शुरू करेगा, लार्ज करंट तब अलाउ करेगा जब इसका पहाड़ आप पहले हटा दो। और इसका पहाड़ अगर हटाना है, सिलिकॉन का पहाड़, तो कितना वोल्ट चाहिए? 0.7 वोल्ट आपको चाहिए। और जर्मेनियम का पहाड़ हटाने के लिए, तो सिलिकॉन का डायोड अगर है फॉरवर्ड बायस में तो 0.7 वोल्ट उस पर ड्रॉप करना है आपको, और जर्मेनियम का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो 0.3 वोल्ट आपको उस पर ड्रॉप करना है, तब जाकर आप उसमें करंट फ्लो कर पाएंगे, तब जाकर वो प्लेन वायर हो जाएगा। फिर 0.7 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद फिर ये प्लेन वायर हो जाएगा। जब तक 0.7 वोल्ट ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक करंट अलाउ नहीं करना। ये जब तक 0.3 वोल्ट ड्रॉप नहीं करोगे तब तक करंट अलाउ नहीं करेगा। जैसे 0.3 वोल्ट आप इस पर ड्रॉप कर दोगे तो इसका पार्ट खत्म, और पार्ट खत्म तो प्लेन वायर बन जाएगा। और रिवर्स बायस में अगर बात करें तो रिवर्स बायस में तो कोई सा भी डायोड हो, चाहे सिलिकॉन है या जर्मेनियम हो, करंट फ्लो ही नहीं करता। रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता। तो कोई सा भी डायोड अगर रिवर्स बायस में दिख जाए आपको तो ओपन सर्किट ही करना है। रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट ही करना है, चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम हो। फॉरवर्ड बायस में आप इनको प्लेन वायर से रिप्लेस करना है, लेकिन सिलिकॉन पर 0.3 वोल्ट का ड्रॉप करने के बाद, और जर्मेनियम पर सिलिकॉन पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करने के बाद, और जर्मेनियम पर 0.3 वोल्ट का ड्रॉप करने के बाद, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, पूरा फोकस पूरा अटेंशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं इस पर, है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि एक डायोड ये है और एक डायोड ये है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक बैटरी है। मान लीजिए कि बैटरी है सपोज 5 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि 2 ओम का। ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, ठीक है। और पूछा वही है कि सर्किट में कितना करंट है ये बताना है आपको। तो देखो बेटा कैसे करना है, इधर ध्यान से सुने। अच्छा, एक बात बताना, ध्यान से समझना, अगर ये दोनों डायोड अगर आइडियल होते ना, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं होता ये सिलिकॉन का है जर्मेनियम का है, तो आइडियल डायोड के केस में अपन इन पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराते। आइडियल डायोड के केस में अपन बैरियर पोटेंशियल कंसीडर नहीं करते। रियल डायोड के केस में बैरियर पोटेंशियल कंसीडर करना है, समझ गए। अच्छा, ये सिलिकॉन का डायोड है, क्या इसमें पार्ट बना हुआ है क्या? इमेजिन करो, सिलिकॉन का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में तो पहले पार्ट हटाना पड़ेगा। बोलो कितने वोल्ट का पार्ट है? 0.7 वोल्ट का पार्ट है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 0.7 वोल्ट को ड्रॉप करवाना है। कितना ड्रॉप कराना है? 0.7। अच्छा, यहाँ पर कितना? 0.3 का ड्रॉप कराना है। अच्छा, केवल इस पर वोल्टेज ड्रॉप करने से बात बन जाएगी क्या? किस पर भी करना पड़ेगा? एक पहाड़ ये है, उसके बाद एक पहाड़ ये है, मुझे दोनों पहाड़ को पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ करना है और 0.3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ करना है। तो बोलो, अगर मुझे आई लिखना है ना इस सर्किट में, तो आई जब लिखूंगा तो V अपॉन R में क्या V को पूरा 5 ले लू क्या? V को पूरा 5 लेना है कि नहीं लेना? V को पूरा 5 नहीं लेना। बोलो 5 में से क्या माइनस होगा? 0.7 इस पर ड्रॉप और 0.3 इस पर ड्रॉप, ये माइनस डिवाइडेड बाई R। तो जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 एम्पेयर आ जाएगी। कितने बच्चों को इक्वेशन समझ में आ गया? कितने बच्चों को डाउट चल रहा है इसमें? डाउट हो तो क्लियर करो बेटा, कोई भी डाउट है तो। नहीं है, देखते जाना, अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक के बाद एक, है ना, सारे समझते जाना लाइन से।
देखो जैसे मान लो ये आपके पास में एक सिलिकॉन का डायोड है और ये आपके पास मान लीजिए कि जर्मेनियम का डायोड है। ये है 10 वोल्ट और ये है वही 2 ओम। ये सिलिकॉन का है और ये जर्मेनियम का है। ठीक है भाई। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इस सर्किट में फिर से वही सवाल है, कितना करंट है? क्या बता सकते हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं कि बताओ इस सर्किट में कितना करंट है? बताना जरा, बोलो क्या करोगे, जल्दी बोलो। सबसे पहले तो भाई बायसिंग चेक करना है। अच्छा बोलो, ये तो क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। ये भी क्या है? ये रिवर्स बायस। और जो अच्छा फॉरवर्ड वाले से करंट अगर फ्लो करना है, सिलिकॉन का जंक्शन है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए, और रिवर्स बायस में तो कोई सा भी कभी करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। तो बोलो ये तो ओपन बन जाएगा ना। अगर ये ओपन बन जाएगा तो आप इस सर्किट को देखो इस तरह से दिखा दोगे आप, इस वाले को तो प्लेन और इस वाले को ऐसे ओपन। देखो ये सर्किट ऐसा बना देंगे आप, ये सर्किट ऐसा बना देंगे। बोलो ये तो कितना हो गया बेटा? 10 वोल्ट। और ये कितना हो गया? 2 ओम। तो बताओ इस सर्किट में कितना करंट होगा? 0। और क्यों 0 करंट हो गया? रीजन समझ में आ गया? यस, ये ओपन सर्किट है ना, तो सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट कितना रहेगा? 0। और दोस्तों सर्किट में 0 करंट चलेगा ना। अब एक अच्छा सवाल देखें आप लोग, अब बोर्ड पे देखना बेटा आप लोग, ये बहुत बढ़िया सवाल है। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन बोर्ड पे रखना आप अपना। देखो इधर, इस सर्किट में कितना करंट है ये पूछा जा रहा है आपसे। कितना करंट इस सर्किट में पूछा जा रहा है। बिना पेन चलाए सोल्व करने का ट्राई करो आप एक बार, बस इसको बिना पेन चलाएं आप खुद सोल्व करके देखो। देखे जरा आप एक बार इसको, कोई कैलकुलेशन मत करो, बताओ आप क्या सोल्व कर सकते हो? ट्राई तो कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे? कितने बच्चे ट्राई तो कर ही सकते हैं, इसको बताओ। हाँ कितना होना चाहिए? 5/, सॉरी करंट 5/2, फिर 5 - 1/2। देखो इधर देखो, कोई बात नहीं मैं सोल्व कर देता हूँ। इधर देखें आप लोग, इधर देखें, पूरा फोकस पूरा टेंशन आप बोर्ड पर रखिए। बहुत बढ़िया सवाल है, फिर बोल रहा हूं मैं। इधर देख लो बेटा, बाद में कंफ्यूजन रहेगा अगर अभी नहीं समझोगे तो। इसको पहले समझ लो आप, बहुत बढ़िया सवाल है ये, पहले इसको समझ लो। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से समझना। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, पहले तो ये कंफर्म करो कि दोनों डायोड फॉरवर्ड में तो है ना। अगर कोई फॉरवर्ड में नहीं होता तो उससे तो करंट ले जा ही नहीं सकते थे हम लोग। जैसे ये फॉरवर्ड में नहीं था, रिवर्स में था, तो इससे करंट जा ही नहीं सकती थी। फॉरवर्ड वाला ही करंट अलाउ कर सकता है, रिवर्स वाला तो करंट अलाउ नहीं करेगा। ये तो जानते हैं आप लोग। अब देखो ये सिलिकॉन का जंक्शन है ना, यहाँ पर पहाड़ 0.7 वोल्ट का है। इस रास्ते में कितने वोल्ट का पहाड़ है? चीजें सोचने का तरीका बता रहा हूँ। इस रास्ते में 0.7 वोल्ट का पहाड़ है और इस रास्ते में 0.3 वोल्ट का पहाड़ हो गया। बोलो क्लियर? बैटरी से करंट निकलेगी ना, और ये करंट यहां तक आ रही है। उसके बाद इस करंट के पास 2 पाथ है आगे जाने के। अरे 2 पाथ है ना। इस वाले पाथ को अगर पार करना है तो समझो कि 0.7 वोल्ट का पहाड़ पार करना है करंट को, और इस रास्ते से अगर आगे जाना है तो 0.3 वोल्ट का पहाड़ पार करना है। एक बात बताओ, अगर करंट के पास में 2 पाथ की चॉइस है ना, और एक पाथ में 0.7 वोल्ट का पहाड़ है और एक पाथ में अगर 0.3 वोल्ट का पहाड़ है, तो करंट स्मार्टली फ्लो करेगी ना। 0.7 वोल्ट वाले पहाड़ को क्यों पार करेगी? 0.3 वोल्ट वाले पहाड़ को पार करके आगे बढ़ जाएगी ना। यस और नो? कि दोनों पहाड़ को पार करके आगे चलेगी? करंट को तो सिर्फ क्लोज पाथ चाहिए, और जहां से क्लोज पाथ इजीली मिलेगा करंट वहीं से फ्लो कर जाती है हमेशा। ये याद रखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। इस वाले क्वेश्चन में क्या मामला दोनों का सीरीज में था, मामला सीरीज में था। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि यार ये पहाड़ पार कर लिया तो ये पार नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोनों पहाड़ पार होने के बाद ही करंट आगे जा सकती है। इसलिए अपने 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहां लिया था और 0.3 का ड्रॉप यहां किया था। क्या बात समझे क्या? इसमें सिर्फ एक पहाड़ को पार करने से करंट फ्लो नहीं कर सकती, दोनों पहाड़ पार करके ही करंट आगे जा सकती है। करंट को अगर क्लोज पाथ चाहिए तो दोनों पहाड़ पार करना करंट की मजबूरी।
तो ये वाला पहाड़ पार करना है तो 0.7 का ड्रॉप यहाँ चाहिए, और ये पहाड़ पार करने के लिए 0.3 का ड्रॉप यहाँ चाहिए। तो देखो आपने 5 में से 0.7 और 0.3 दोनों माइनस किए थे, क्योंकि दोनों पहाड़ को पार करना जरूरी था। यहाँ पर दोनों पहाड़ पार करना जरूरी थोड़ी है, करंट को तो क्लोज पाथ चाहिए, जिधर से पहले मिलेगा उधर से करंट फ्लो कर जाएगी। अब देखो करंट यहाँ पर आ चुकी है, अब दो पाथ है करंट के पास आगे जाने के। इस पाथ से आगे बढ़ना है तो 0.7 का ड्रॉप चाहिए, और इस पाथ से आगे बढ़ना है तो 0.3 का ड्रॉप चाहिए। तो बताओ करंट कौन सा पाथ चूज करेगी? 0.3 वोल्ट वाला पाथ करंट चूज करेगी। तो ये वाला पहाड़ पार करते हुए करंट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो बताओ यहाँ पर कितना वोल्ट ड्रॉप हुआ, और ये दोनों पैरेलल में ना, तो जब इसके अक्रॉस 0.3 का ड्रॉप है तो इसके अक्रॉस भी 0.3, और 0.3 का ड्रॉप करने से ये करंट अलाउ नहीं करेगा, इसका पार्ट हट जाएगा 0.3 पर, 0.3 वोल्टेज पर इसका पार्ट हट जाएगा क्या? 0.7 का पार्ट है, 0.3 वोल्ट पर हट जाएगा, तो 0.3 पर इसका पार्ट नहीं हटेगा। तो बताइए करंट इस वाले पाथ से फ्लो कर जाएगी। तो बताओ कितने बच्चे आई की वैल्यू लिखा सकते हैं? बताओ, कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है बेटा? नहीं है? तो बताइए आई की वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो बोलो बेटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 5 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.35 एम्पियर। तो ये आई की वैल्यू 2.35 एम्पियर आ गई। क्या क्लियर है? एक आखिरी क्वेश्चन करना है इस पर, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नया पार्ट शुरू करेंगे इसको। ये तो देना ही पड़ेगा यार आपको, दूसरा टेस्टर भी नहीं। सिलेबस तो बता दिया ना, जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक का। नहीं बोलने से क्या होता है? डिस्कशन तो जब भी होगा जब क्लास आएगी अपनी। अब वो आप अपने हिसाब से देख लो। चलो बेटा इधर देखो, ये क्वेश्चन भी आप देख लो पहले। अब देखो हर क्वेश्चन डिफरेंट है अपने आप में, है ना, इसलिए आप इसको देख लो और समझ लो पहले। तैयार है क्या सब लोग? पेन नीचे रखो पहले आप एक बार अपना, है ना, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, पूरा फोकस पूरा अटेंशन बोर्ड पे, है ना। देखो ये सर्किट आपको दे रखा है मैंने, ठीक है। देखो इस सर्किट में डायोड के साथ कुछ वैल्यूज लिख रखी है। अभी तक तो डायोड के साथ कोई वैल्यू लिखता नहीं था ना, इस सर्किट में डायोड के साथ वैल्यू लिख रहा है। ये डायोड के साथ क्या लिख दिया मैंने? 0.5 वोल्ट, 2 ओम। अब ये जो 0.5 वोल्ट है ना, ये इसका बैरियर पोटेंशियल है, मतलब ये बता रखा है कि कितने वोल्ट का पहाड़ ये डायोड बना रखा है। क्लियर है? और 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है। और सुने, ये जो रेजिस्टेंस डायोड के साथ दे रखा होता है ना, फॉरवर्ड बायस में दे रखा होता है हमेशा। रेजिस्टेंस किस में दे रखा होता है? फॉरवर्ड बायस में। मतलब जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना बेटा, गेट लगा देना जब, अरे ये सवाल है 2 मिनट का सवाल है बस। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस आपको 2 ओम कंसीडर करना है। अभी तक तो पता है मैं क्या कर रहा था, फॉरवर्ड बायस में डायोड को प्लेन वायर की तरह कंसीडर कर रहा था, रेजिस्टेंस 0 मान रहा था। यस और नो? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है ना, तो 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर इसने रेजिस्टेंस दे दिया ना लिख के कि 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो डायोड का रेजिस्टेंस 2 ओम मानना है। अगर नहीं दे तो 0 मानता था, लेकिन अगर दे दिया तो जो दे दिया वो कंसिडर करके काम करना है। क्लियर? दूसरी बात, ये इसका बैरियर दे रखा है, ये इसका पहाड़ दे रखा है। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में? अगर ये डायोड रिवर्स में होता ना तो करंट 0 कर देता, ओपन कर देता इसको। रिवर्स में ओपन करता तो करंट कितनी हो जाती? 0। लेकिन फॉरवर्ड में, तो बताइए फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ आप। फॉरवर्ड में प्लेन वायर नहीं करना है, अब की बार रेजिस्टेंस मानना है इसका कितना? 2 ओम। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस को 2 ओम मान के फिर काम करना है इसका। अभी तक तो मैं डायोड को फॉरवर्ड में कितना करता था बताओ? अरे रेजिस्टेंस को 0 ओम करता था ना मैं। अब की बार फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस को 0 ओम नहीं करना है, 2 ओम अगर दे दिया तो 2 ओम करना है। और इसके अक्रॉस बोलो कितना वोल्ट का ड्रॉप करना है? इसका पहाड़ पार करने के लिए 0.5 वोल्ट का ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या क्लियर है? कितने बच्चे बताओ आई लिखा देंगे सर्किट में? बोलो आई कितने बच्चे लिखा देंगे? बोलो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0.5, और आर में ये दोनों कंसिडर होंगे, 2 प्लस 5 दोनों कंसिडर होंगे, तो दिस इज 1/2 एम्पियर। आंसर आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? वो तो पूछ लो, पक्का होमवर्क दे दो।
देखो मैंने आपको बिगनर बॉक्स 1 दिया अभी तक, दे दिया ना। बिगनर बॉक्स 2 पूरा करना है, बिगनर बॉक्स 2 को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 कहां तक दिया मैंने आपको? 27 तक दिया है, तो 28 से और 48 तक करना है। एक्सरसाइज 1 को 28 से और 48 तक लगा लेना पूरा। एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 2 का भी दिया नहीं है मैंने आपको, इसके नंबर बोल देता हूँ, लिख लो आप। 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28 एंड 40। एक्सरसाइज 2 3 का भी नहीं दे रहा मैं आपको, है ना, ठीक है ना।